नमस्कार, आईएएस एकेडमी के जीएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं आफाक सर आपके बीच में इतिहास विषय के अंतर्गत गांधी युग के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, जिसमें चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह की विस्तृत चर्चा होगी और उसके बाद खिलाफत मूवमेंट के बारे में एक संक्षिप्त बहस किया जाएगा। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे चंपारण के बारे में। चंपारण सत्याग्रह, जैसा कि हम लोग को पहले से पता है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। गांधी जी का सत्याग्रह का यह पहला सफलतम प्रयोग है। यानी चंपारण सत्याग्रह जो है उसको 1917 में हुआ है और गांधी जी का भारत में सत्याग्रह का यह पहला प्रयोग है। बिहार के चंपारण से शुरू हुआ है। तो यह कहां से शुरू हुआ है? बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ है, याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, चंपारण में आखिर मुद्दा क्या था इस समय में? तो चंपारण में पहले से ही, चंपारण क्या, भारत के कई अन्य क्षेत्रों में जबरन जो है किसानों से नील की खेती करवाई जाती थी। यानी और नील की खेती के लिए वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलता था, जिसमें तिनकठिया पद्धति थे। तो बिहार के चंपारण में तिनकठिया पद्धति जो है वहां पर चल रहा था। तिनकठिया पद्धति, ये तिनकठिया पद्धति है क्या एक्चुअल में? तो ये था कि 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य, यानी किसानों को बीघा पर 3 कट्ठा पर जो है क्या करना होगा? तो नील की खेती करना अनिवार्य, यानी 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है। अब नील की खेती जो है एक्चुअल में किसानों की जो सॉइल है, यानी किसानों की जो धरती है, वो उसकी फर्टिलिटी को खराब कर देता है, यानी उर्वरता शक्ति को खराब कर देता है, जिसके कारण नील की जो है खेती ये लोग नहीं करना चाहते थे। यानी चंपारण के किसान जो है वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। अब हुआ क्या मामला, इसी को लेकर नील की खेती नहीं करना चाहते थे। और आपको जैसा कि पता होगा, गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका की सफलता ने भारत में पहले ही उनका जो है ख्याति या यश जो है फैला दिया था। जब भारत आए गांधी, तो गांधी को जो है चंपारण के जो राजकुमार शुक्ल है वो गांधी से मिलने के लिए आतुर हो गए। उनको मौका भी मिला, यानी राजकुमार शुक्ल जो है वो चंपारण के जो है राजकुमार शुक्ल वो गांधी से मिले 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि वो बिहार आए और बिहार के निलहा किसानों की समस्या का समाधान निकाले। गांधी जी टाल गए, मगर राजकुमार शुक्ल भी कहां मानने वाले थे। उन्होंने क्या कर दिया कि उनके पीछे पीछे चल गए और बनारस में जाके, यानी बनारस में जो है उन्होंने वाराणसी में जो है ये मान लिया कि ठीक है बिहार आएंगे। गांधी जी बिहार आने के लिए तैयार हो गए, यानी राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी बिहार आने के लिए तैयार हो गए, ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रहा है इनसे छुटकारा दिला सके। एक और बड़ा समस्या यहां पर था, ये तो हम लोग समझ में आ गया कि ये तो छोड़वाना चाहते हैं। इसी बीच में एक और बड़ी समस्या क्या हुई कि 19वीं सेंचुरी के अंत में क्या हो गया, जर्मन का रासायनिक रंग एक मार्केट में आ गया, यानी केमिकल कलर्स आ गए। याद रखना है, जर्मन यानी केमिकल कलर्स जो है एक आ गया कहां पर? मार्केट में। अब जैसे ही केमिकल कलर्स आया तो नील का जो डिमांड है, नील मार्केट जो है उसका डिमांड जो है घट गया। अब डिमांड घट जाएगा तो चंपारण के जो निलहे लोग थे, यानी जो यूरोपीय बागान मालिक हैं, खास करके जो चंपारण में कार्य कर रहे थे, वो कारखाना अपना बंद करने के लिए बाध्य थे, यानी वो कारखाना बंद करना चाहते थे। तो आपको लग रहा होगा कि परेशानी किस बात में है। किसान भी नील की खेती नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल खत्म हो रही है। और दूसरे एंगल से देखा जाए तो जो वहां के बागान मालिक हैं वो भी क्या करना नहीं चाह रहे हैं, वहां पे बागान को कैरी ऑन नहीं करना चाह रहे हैं, वहां कारखाना बंद करना चाह रहे हैं। तो लग रहा है बड़ा सही सीधा साधा मामला है भाई कि सॉल्व कर दिया जाए, दोनों चाहते हैं तो इसमें बंद करने में क्या आपत्ति है। मगर यहां पर समस्या क्या आया कि उन्होंने एक शर्त रख दिया, अनुबंध से मुक्त करना, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग?
तिनकठिया पद्धति 3/20 याद रखना है, उससे मुक्त करने के लिए लगान देना ही पड़ेगा, टैक्स पे करना ही पड़ेगा, साथ में अन्य गैर कानूनी कर को भी थोप दिया गया। क्योंकि जो किसान नील की खेती अब नहीं करना चाहते हैं, उनको मुक्त होना है, तो भाई टैक्स भी पे करो और साथ में कई अन्य प्रकार के भी टैक्स दो, जिससे चंपारण के किसान काफी प्रभावित हो रहे हैं आर्थिक रूप से। ऐसे ही जर्जर स्थिति है, गरीब है, ऐसे में टैक्स कैसे पे करेंगे, समस्या तो है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्हीं के जो लीडर थे चंपारण के, खास करके अभी फिर से नाम रिकॉल करेंगे, राजकुमार शुक्ल, वो गांधी जी से जाके मिले इनकी समस्या को लेकर। यानी 1917 में चंपारण के किसान है जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल, वो कहां मिले, गांधी जी से मिले। और जैसा कि आपने बताया, गांधी जी को उन्होंने तैयार कर लिया, यानी आग्रह किया कि आप चंपारण में आके किसानों की समस्या को देखें। क्योंकि गांधी की पूर्व की जो समस्या, जो उनका जो इन्वॉल्वेशन था, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो रोल प्ले किया था, इससे राजकुमार शुक्ल और अन्य लोगों को लगता था कि बिहार में भी इस समस्या का समाधान केवल एक ही आदमी कर सकता है, वो है गांधी। तो ऐसे में इन लोगों ने राजकुमार शुक्ल के माध्यम से भेंट किया और लखनऊ में भेंट की, जैसा कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, उसमें भेंट की। चंपारण आने का आग्रह किया, बिल्कुल तैयार हो गए गांधी आने के लिए, बिल्कुल तैयार हो गए। कैसे आए, कलकत्ता से पटना, मुजफ्फरपुर, चंपारण, और इस रूट के माध्यम से जब चंपारण में आने के लिए वो पहुंचे चंपारण, तो वहां के कमिश्नर ने उन्हें अंदर यानी आने से रोक दिया। कमिश्नर ने वहां जाने को, यानी वहां से जाने को कहा। गांधी जी, हठधर्मिता आपको पता ही है, गांधी जी नहीं माने, गांधी जी ने इनकार कर दिया। अंततः चूंकि गांधी जी वहीं पर रुक गए, वहीं पर बैठ के डेरा डाल दिया और वहीं पर जो है उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, तो लोगों से जो है वहां मिलना जुलना शुरू कर दिया, वहां की समस्याओं को समझने का प्रयास करने लगे। अंततः सरकार को भी अनुमति देना पड़ा, गांधी जी के आगे झुकना पड़ा। यह एक बड़ी बात है, क्योंकि पहला एक भारतीय है जो अंग्रेजों को अपनी बात मनवा रहा है। फाइनली गांधी जी के माध्यम से वहां पर जो है नीलहा किसानों की समस्याओं को सरकार ने सुनने का प्रयास किया और फाइनली एक एग्रेरियन कमिटी बनाई गई। कौन सी कमिटी बनाई गई, एग्रेरियन कमिटी बनाई गई, यानी नीलहा किसानों की, यानी नील की खेती करने वाले किसानों की और वहां के बगान मालिकों की समस्या को सुलझाने के लिए कौन सी कमिटी बनी, एग्रेरियन कमिटी बनी। एग्रेरियन कमिटी में गांधी जी को भी उसका एक सदस्य बनाया गया। हालांकि गांधी जी के साथ ये चंपारण सत्याग्रह में उनके कई सहयोगी हो गए। एक तो राजकुमार शुक्ल है, राजेंद्र प्रसाद, जो शुरुआती दौर पे यहां पर से शुरुआत की है राजनीति में, 1908 से ही आप गौर करेंगे तो ये जो है बाबू राजेंद्र प्रसाद जो है वो छात्र राजनीति से ही बिहार के पॉलिटिक्स में आया और बिहार आंदोलन में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है महादेव देसाई। ये सब लोग जो है, इन लोगों ने बिहार में जो है क्या करना शुरू कर दिया, भ्रमण किए और लोगों के जो भी वहां की समस्याएं थी उससे लोगों यानी गांधी जी को अवगत कराया। गांधी जी जो है एग्रेरियन कमेटी में सारे मुद्दे को रखना शुरू किए, जिसमें आपका कुछ नाम फिर से याद रख लेंगे, जे.बी. कृपलानी है, मजरुल हक है, नरहरि पारिक है। ये सब जो लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया कि काफी योगदान दिया है। तो पीटी का फिर से क्वेश्चन में याद रखेंगे कौन कौन गांधी जी के सहयोगी हो गए। 1 नंबर राजेंद्र प्रसाद, 2 नंबर जे.पी. कृपलानी, 3 नंबर महादेव देसाई, 4 नंबर मजरुल हक और नरहरि पारिक, और उसके बाद एक ब्रज किशोर। इन लोगों के माध्यम से फाइनली सरकार ने जो है इनकी बातों को मान लिया, यानी एग्रेरियन कमेटी की जो रिपोर्ट हुई उस रिपोर्ट को मान लिया और फाइनली 25% राशि वापस करने के लिए तैयार हो गए। यानी सरकार जो है जो मुआवजा ले चुकी थी, जो पैसा ले चुकी थी, कुछ लोग टैक्स पे कर चुके थे, उसकी 25% राशि वापस करने के लिए तैयार हो गए। अब यहां पर तक तो ठीक ठाक मामला चल रहा है। इससे क्या हो गया कि गांधी जी की जो प्रारंभिक सफलता है, लोगों में एक अलग तरह का उत्साह, आत्मविश्वास जगा दिया, नेशनल मूवमेंट के लिए लोगों को प्रेरित किया कि कोई एक आदमी आ गया है जो अंग्रेजों से डरता नहीं और अपनी बात मनवाने में सफल है। याद रखिएगा, 1-2 और फैक्ट्स यहां पर नोट कर लेना है जो हम लोगों की जरूरत है। एक आदमी है जो चंपारण सत्याग्रह का विरोध किए थे, नाम रखिएगा, याद रखिएगा उनका, एन जी रंगा।
तो एनजी रंगा है जो चंपारण सत्याग्रह का विरोध किए थे, यानी गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किए थे। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, इसमें एक आदमी और याद रखना है, वो है कि टैगोर जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि यहीं पर दिए। तो ये 2 पॉइंट फैक्ट्स याद रखेंगे। अब आते हैं अगला कड़ी, जो गांधी जी की प्रारंभिक सफलताओं में ही अगला कड़ी के तौर पर देखा जाता है, वो है अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन 1918। अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन 1918। मामला क्या है यहां पर, जरा सा इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। वहां पर अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल्स का मामला, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, जैसा देख रहे हैं अहमदाबाद में जो है कॉटन टेक्सटाइल मिल है। यहां के टेक्सटाइल मिल के मजदूरों ने जो है हड़ताल करना शुरू कर दिया। एक्चुअल में उनकी कुछ डिमांड्स थी। डिमांड क्या था, वो चाह रहे थे कि प्लेग बोनस जो पहले से दिया जाता रहा है अभी भी जारी रहे, चूंकि वर्ल्ड वार के दौरान में महंगाई काफी बढ़ गई है। तो मुद्दा इनका क्या है कि मजदूर चाहते हैं कि प्लेग बोनस को जारी रखा जाए। याद रखना एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात को, जारी रखा जाए। जबकि जो मिल मालिक हैं, खास करके अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल के जो मालिक लोग हैं, वो प्लेग बोनस देना नहीं चाहते हैं। मजदूरों का पक्ष है कि वर्ल्ड वार खत्म हो गया हालांकि, मगर वर्ल्ड वार का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। महंगाई काफी बढ़ गई है, इसीलिए प्लेग तो बीमारी खत्म हो गया, मगर प्लेग बोनस को देते, यानी कंटिन्यू किया जाए, देते रहा जाए। हालांकि यह मुद्दा काफी गहरा गया और फाइनली ये मुद्दा, चूंकि इन लोगों ने आग्रह किया गांधी से कि अहमदाबाद मजदूरों का जो मुद्दा है उसको भी गांधी देखें, गांधी ने मजदूरों को हड़ताल पर चले जाने को कहा। गांधी जी भी पहुंच गए। गांधी जी ने यहां पर क्या कर दिया, अनशन पर बैठ गए। तो याद रखेंगे, गांधी जी यहां पर क्या हो गए, अनशन। अनशन का मतलब होता है कि वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। गांधी जी की विशेषता थी, आंदोलन करते थे, आंदोलन में हमेशा वो हड़ताल करते थे, भूख हड़ताल करते थे और इससे जो है दबाव डालते थे, नैतिक दबाव डाला जाता था। तो गांधी जी यहां पर अनशन पर बैठ गए। गांधी जी के अनशन पर बैठते ही क्या हो गया, समस्या और ज्यादा गहरानी शुरू हो गई। चूंकि वहां पर मामला क्या है कि मिल मालिक जो है वो इनके सामने झुकने के लिए अब तैयार हो गए। गांधी जी का डिमांड था कि प्लेग बोनस के विचार को लेकर एक न्यायाधिकरण, एक ट्रिब्यूनल बनना चाहिए और गांधी जी ने कहा कि कम से कम कितना परसेंट मिलना चाहिए, 35% मिलना ही चाहिए। कितना परसेंट मिलना चाहिए, 35%। याद करिएगा फिर से, चंपारण में कितना परसेंट था, 25%, अहमदाबाद में 35%। गांधी जी की यही तो है प्रारंभिक सफलता। गांधी जी यही तो कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं। दबाव समझौता, दबाव समझौता, यानी कहने का मतलब है 35% बोनस मिलना ही चाहिए। न्यायाधिकरण ने भी अंततः यही फैसला दिया कि जो भी वहां पर मजदूर है उनको 35% बोनस दिया जाएगा। यह गांधी जी की दूसरी सफलता थी। स्वाभाविक है, गांधी जी का ये जो सत्याग्रह जो तरीका है वो काफी अनूठा है और सफल होता जा रहा है। लोगों में इसकी ख्याति बढ़ती जा रही है। गांधी जी के इस आंदोलन की, मजदूर आंदोलन की एक बड़ी और विशेषता है कि गांधी जी के मित्र ही वहां पर जो है क्या है, मालिक है। खास करके अंबालाल साराभाई, और अंबालाल साराभाई की बहन है अनसुईया बेन। क्या नाम है उनका, अनसुईया बेन। अंबालाल साराभाई की जो बहन अनसुईया बेन है वो गांधी जी के सहयोगी बनी हुई है, यानी गांधी की सहयोगी है। यानी एक बड़ी खास बात है, गांधी जी के मित्र के खिलाफ जो है, खास करके अंबालाल साराभाई के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा और उनकी सिस्टर जो है यानी बहन जो है वो गांधी जी के साथ है। तो ये गांधी जी की दूसरी बड़ी सफलता देखने को मिलती है। कौन सा आंदोलन था, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। कहां हुआ था, अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल मिल में। याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं अगले आंदोलन की तरफ। अगला आंदोलन गांधी जी की सफलता वाला है, वो है खेड़ा सत्याग्रह 1918। हमेशा ईयर याद रखेंगे, 3 पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, 17 चंपारण, 18 अहमदाबाद, 18 खेड़ा सत्याग्रह। अब यहां पर याद रखने वाली बात है, यहां मुद्दा क्या है, हुआ क्या, पहले इसको समझते हैं।
अहमदाबाद में हुआ, सॉरी खेड़ा में जो है, खेड़ा एक्चुअल में आपको गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है और गुजरात में जो है मामला क्या चल रहा था, तो यहां पर किसानों का फसल नष्ट हो जा रहा था और फिर भी सरकार लगान कम करने या खत्म समाप्त करने को तैयार नहीं थी। यानी किसान का मुद्दा है यहां पर, एक नंबर पॉइंट। किसान करना क्या चाहते हैं, लगान की माफी चाहते हैं, यानी लगान में छूट दिए जाने की बात करते हैं, यानी लगान यानी टैक्स में छूट की बात करते हैं। यानी किसान जो है लगान में छूट का मुद्दा यहां पर, फिर से एक बार समझ लीजिए। खेड़ा 1918, किसानों का फसल नष्ट हो जाने के बावजूद सरकार ने जो है लगान में छूट नहीं दिया। अब लगान में छूट नहीं दिया, गांधी जी का यहां पर आगमन हुआ, आह्वान किया, तो इन्होंने कहा लगान में छूट मिलनी ही चाहिए। यानी गांधी जी का अपना स्टैंड है कि लगान में जो है छूट मिलना चाहिए, यानी लगान में छूट मिलना चाहिए, यह ध्यान रखना है, गांधी जी का स्टैंड है। अब यहां पर गांधी जी ने जो अपना स्टैंड रखा, स्वाभाविक है एक बड़ा स्टैंड है यहां पर, तो गांधी जी के विचार तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। इसी समय सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के एक मेंबर हैं विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल जो है गांधी जी के साथ उनका आगमन हुआ, यानी विट्ठल भाई पटेल गांधी जी के साथ में कहां पहुंच गए, तो वो पहुंच गए आपके खेड़ा में। उन्होंने घोषणा की फाइनली कि लगान उसी से, यानी चूंकि वो जगह जगह घूमे हैं और इस कार्य में उनके साथ मदद किए हैं सरदार पटेल, यानी गांधी जी के साथ में एक नए लीडर के तौर पर यहां पर आए हैं वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, हम लोग जिनको कहते हैं सरदार की उपाधि बाद में दी गई थी आपको जब हम लोग पढ़ेंगे, तो यहां पर वल्लभ भाई पटेल आते हैं। वल्लभ भाई पटेल ये सब लोग मिलकर जो है फाइनली जगह जगह भ्रमण करते हैं, लोगों के मुद्दे को समझते हैं, जो गांधीवादी आंदोलनों की विशेषता होती थी उसी प्रकार से फाइनली रिपोर्ट आया कि लगान वही किसान दे जो लगान देने में सक्षम है। यानी फाइनली रिपोर्ट सरकार ने घोषणा की कि लगान उसी से लिया जाए जो लगान देने में या भुगतान करने में सक्षम है। यहां पर ध्यान रखना है, गांधी जी के साथ कुछ यंग लीडर्स भी इसमें शामिल हुए, जिसमें एक नाम तो हम लोग अभी पढ़ लिया, वल्लभ भाई पटेल है, इंदुलाल याग्निक है, और इस प्रकार से गांधी का यह सत्याग्रह भी जो है खेड़ा सत्याग्रह यह भी सफल हुआ। तो एक शॉर्ट ब्रीफिंग अगर देखा जाए तो तीन बड़ा मुद्दा, चंपारण किसानों की समस्या, गांधी जी ने उसका निपटान कर दिया 25%। देन अहमदाबाद मिल मजदूरों का समस्या, उसको भी सॉल्व कर दिया, 35% प्लेग बोनस कैरी ऑन हुआ है, जो गांधी जी की दूसरी सफलता। तीसरा मामला याद रखेंगे, खेड़ा सत्याग्रह, लगान उसी से वसूला जाए जो लगान दे सकते हैं। ये तीनों गांधी जी की प्रारंभिक सफलता। गांधी का यशगान काफी फैल गया, गांधी एक पॉपुलर लीडर के तौर पर बनते चले जा रहे हैं। इसी बीच में एक और घटना देखने को मिलता है नेशनल मूवमेंट में, बड़ा इंपॉर्टेंट घटना है। अगला मुद्दा है खिलाफत का मुद्दा, खिलाफत मूवमेंट। इसको समझते हैं, ये 1919 से 22 के बीच का घटना है। पहले समझने का प्रयास करते हैं आखिर खिलाफत में हुआ क्या। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जैसा कि हम लोग को पता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का डेट है आपको पता है 1914 से 1918 का पीरियड है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर के बाद एक सेवर्स की संधि हुई। कौन सी संधि याद रखेंगे, वर्ल्ड वॉर के बाद, आफ्टर दैट हम लोग बोल रहे हैं, ध्यान रखना है, यानी बाद में सेवर्स की संधि। सेवर्स की संधि जो है एक्चुअल में तुर्की के शासक यानी सम्राट शासक और मित्र राष्ट्रों के बीच में किया गया, यानी सेवर्स की संधि हुई। सेवर्स की संधि के माध्यम से तुर्की के सुल्तान से समस्त अधिकार छीन लिया गया। क्या कर लिया गया, जो तुर्की के उस समय सुल्तान थे, के सुल्तान से उनके समस्त अधिकार छीन लिए गए, यानी एक बड़ी घटना। अब ये जब उनके अधिकार छीन लिए गए तो मुद्दा क्या है भाई, आखिर प्रॉब्लम कहां से खड़ा हो गया, खिलाफत का मुद्दा क्या है, तो आप समझने का प्रयास करते हैं हुआ क्या। जैसा कि हम लोग को पता है, उस दौर में भारत के लोगों ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अंग्रेजों को समर्थन दिया था।
बोला था कि वर्ल्ड वार में आपकी विपत्ति का दौर है, भारतीय उनके साथ सहयोग में है। गांधी जी ने भी क्या किया था, लोगों को जो है भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था, इसीलिए गांधी को बोलते भी हैं भर्ती करने वाला सार्जेंट कहते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा नंबर है, भारत के मुसलमानों ने भी अंग्रेजों को समर्थन दिया था। उन्होंने कहा कि चूंकि तुर्की जो है मुसलमानों का एक केंद्र था उस जमाने में, धार्मिक नेता वहां मुसलमानों के रहते थे, तुर्की के खलीफा। क्लियर हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो भारतीय मुसलमान ने भी कहा कि हम इस बात पर आपको समर्थन करते हैं, इस शर्त पर समर्थन करते हैं कि जब अगर आप जीत जाएं, चूंकि मित्र राष्ट्र है, ब्रिटेन लीड कर रहे हैं, अगर आप जीत जाएं तो तुर्की के जो सुल्तान हैं उनके साथ खराब व्यवहार नहीं किया जाएगा, चूंकि तुर्की के सुल्तान मुसलमानों के क्या थे, धार्मिक गुरु। तो ध्यान रखेंगे मुस्तफा कमाल पाशा जो है वही है खलीफा थे, अंतिम खलीफा। याद रखेंगे खलीफा का मतलब होता है धार्मिक गुरु, और ये चूंकि कहां है उस समय, तुर्की के हैं, और यही इन्हीं के साथ सेवर्स की संधि के साथ इनके अधिकार छीन लिए गए, यानी तुर्की के खलीफा के सारे अधिकार छीन लिए गए। और यही तुर्की के खलीफा जो है मुस्तफा कमाल पाशा जो है वो क्या थे, उनके धार्मिक गुरु थे, यानी खलीफा थे। अब ऐसे में हुआ क्या, अब ऐसा स्थिति आ गया तो भारतीय मुसलमान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, और उनका मानना है कि अंग्रेजों ने वादा किया था कि उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया जाएगा, मगर उन्होंने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। इसी मुद्दे को लेकर भारत में क्या किया गया, उसी बात को लेकर भारत में जो है 23 नवंबर 1919 को, डेट याद रखेंगे, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन बुलाया गया। एक अखिल भारतीय खिलाफत मुद्दा, चूंकि खलीफा का मामला था इसलिए खिलाफत नाम रखाया, ध्यान रखिएगा, जिसमें गांधी जी को भी निमंत्रण दिया गया। गांधी जी भी उपस्थित हुए और गांधी जी ने इसको ही इसका अध्यक्ष चुना गया। तो याद रखना फिर से डेट, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी को इसमें इसका अध्यक्ष चुना गया। गांधी जी ने आह्वान किया, अगर वो बात अंग्रेजी सरकार नहीं मानती है, ब्रिटिश सरकार नहीं मानती है, तो असहयोग की नीति अपनाई जाएगी। सरकार के साथ हम सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग करेंगे, क्योंकि कई घटनाएं और भी घटित हो रही है जो कि असहयोग का मुद्दा बनता जा रहा है, यानी असहयोग आगे चल के आंदोलन आने वाला है गांधी का, वो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। इसी बीच में खिलाफत के कुछ नेता हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मोहम्मद अली, शौकत अली, दो भाई का नाम ऑलवेज याद रखिएगा। कौन याद रखना है, मौलाना मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, दूसरे हैं शौकत अली, और दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं अली ब्रदर्स, अली बंधु कहते हैं। ये खिलाफत के अग्रणी लीडर हैं, यानी बड़े लीडर के तौर पर माने जाते हैं। एक आदमी और बड़े पॉपुलर है जो इतिहास में इनका नाम बड़ा सम्मान से लिया जाता है, हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां, अभी हाल में कुछ वर्षों पहले इनका शताब्दी भी मनाया गया था। ये यूनानी मेडिसिन के भी काफी जाने माने विशेषज्ञ थे उस दौर के, हकीम अजमल खां। तीसरा एक और बेनाम आदमी है, हसरत मोहानी, हसरत मोहानी। इन्होंने भी जो है खिलाफत के मुद्दे को काफी तेजी से प्रचार प्रसार किया, लोगों को एकजुट करने में मदद की। इसके अलावा मौलाना आजाद, याद रखना है मौलाना आजाद। इन सब लीडर ने जो है खिलाफत के मुद्दे को लेकर जो है सरकार पर बार बार जाकर उनको दबाव डाला कि आपने ऐसा कहा था, तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक व्यवहार ना करें। इसी बीच में मार्च 1920 में अली बंधु जो है उनके साथ एक डेलीगेट शिष्टमंडल जो है वो इंग्लैंड गया, और इंग्लैंड में जाकर जो है उन्होंने सरकार को यह बताने का प्रयास किया कि तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक व्यवहार ना किया जाए। इससे पहले भी डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में, एक नाम और याद रख लेंगे, डॉक्टर अंसारी लिबरल लीडर है, अंसारी की अध्यक्षता में जो है एक डेलीगेट्स जो है वाइसराय से मिला था। तो ये वाइसराय से मिले थे, और अली ब्रदर्स जो हैं वो कहां गए थे, इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड की यात्रा पर गए थे, और इंग्लैंड में जाकर सरकार पर दबाव डालने का कोशिश किया कि भाई तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक व्यवहार ना किया जाए। फाइनली इनके कोई सुनवाई नहीं हुई,
गांधी ने, जैसा कि आपको पहले से पता होगा, गांधी ने इसी कारण से क्या किया कि एक मीटिंग बुलाया इलाहाबाद में गांधी और कांग्रेस लोगों ने, और फाइनली एक निर्णय किया, हिंदू मुस्लिम एकता यानी संयुक्त बैठक बुलाया गया और फाइनली यहां पर निर्णय लिया गया कि हम लोग, सरकार जब हमारी नीतियों को मानती नहीं तो हम सरकार के साथ सहयोग कैसे कर सकते हैं, और असहयोग का पृष्ठभूमि तैयार हो गया। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि खिलाफत के मुद्दे से शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, यानी खिलाफत के पृष्ठभूमि ने असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाया, यहीं से शुरुआत हुआ। हालांकि अगर तुर्की के खलीफा की बात किया जाए तो 1924 में तुर्की के खलीफा, अंतिम खलीफा जो मुस्तफा कमाल पाशा थे, उन्होंने खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। तो एक डेट और याद रखना है, 1924 खलीफा का पद समाप्त हो गया। खलीफा का फाइनली क्या हो गया, पद समाप्त कर दिया गया, और अंतिम खलीफा हो गया मुस्तफा कमाल पाशा। याद रखेंगे, मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा। फाइनली इस प्रकार से जो है क्या हो गया कि खिलाफत का मुद्दा ही समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से आज का क्लास इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। धन्यवाद।